आज का टॉपिक देख रहे हैं स्टैंडिंग वेव। वेव प्रेजेंट ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, i.e. that is on the wire of गिटार और सितार। अभी हमारे कंसिडरेशन में यही है मेनली। स्टैंडिंग वेव के लिए हमने लिखा कि वेव प्रेजेंट ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज ऑन द वायर ऑफ गिटार और सितार। अभी हम इन्हीं के बारे में सोचना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब हम कोई वायर देखें गिटार के तो दो तरफ से टाइट होंगे, और इसको यदि हम स्ट्राइक करके छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करता दिखता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यदि मैं इसको स्ट्रेच करता हूं नीचे और रिलीज कर दूं, स्ट्राइकर से स्ट्राइक कर दूं या उंगलियों से हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं इसे, तो यहाँ ये इतने तेजी में अपना पोजीशन बदलता है वायर कि आप एक अच्छे कैमरा से, जो बस केवल 3 लाख रुपए देकर आपने खरीदे हैं, फोटोग्राफ में, तो फोटोग्राफ में एक लूप बनता दिखेगा। बहुत अच्छे फोटोग्राफ से यदि ध्यान से देखें तो, अदरवाइज आप आंखों से भी देखें तो कई बार वो लूप बनता दिखेगा। तो यदि आपने स्ट्राइक किया और छोड़ दिया तो वायर बहुत तेजी में अपना पोजीशन बदलेगा। आपको ये भी लगेगा ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, जिससे कि वो लूप जैसा शेप ले लेगा। और ये जो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं, इससे साउंड भी क्रिएट होता है, कानों में आवाज भी आती है। ये जो वायर में जनरेट होता है वही बदल के एयर के मॉलिक्यूल को भी मिलता है और वही अपने ईयर ड्रम को भी मिलता है। तो यदि कोई ये कहता है कि इस वायर से जनरेट होने वाला फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला V = F लैम्डा। ये जो स्टैंडिंग वेव है उसकी एक खासियत होती है, यदि वायर को बीच में आपने डिस्टर्ब किया, एक लूप बनता दिख रहा है, तो किनारे वाला पॉइंट हमेशा नोड होगा फॉर ऑल टी। ये नोड ही होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, और ये भी नोड ही होगा, ये भी फिक्स्ड है किसी भी टाइम पे फॉर ऑल टी। और इस वायर की खासियत क्या देख रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर वाले एक्सट्रीम पे आते हैं और सारे मॉलिक्यूल एक साथ नीचे वाले एक्सट्रीम पे जाते हैं, नीचे एक्सट्रीम पे रुकते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इनके ऑसिलेशन की जब मैं बात करता हूं तो दो नोड के बीच में जो एक खास पॉइंट है उसके लिए हम एंटी नोड कहते हैं। और यहां पर जो एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये जो A0 है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है स्टैंडिंग इस पूरे वायर पर। यही जो है सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब आपके मन में आएगा, सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते थे और आज आप एम्पलीट्यूड को ये मैक्सिमम टर्म क्यों दे रहे हो? तो गौर करो, उसके बगल में जो पॉइंट है क्या उतना ही डिस्प्लेस होता है या उससे कम डिस्प्लेस होता है? तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड आता है वो अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड दिखेगा। x1 का ये एम्पलीट्यूड देखो A1, x2 पर कोई पॉइंट है तो उसका एम्पलीट्यूड देखो A2। क्या अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करते समय दिख रहा है या नहीं वायर पे? तो हम लोग कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव में आपको एक पॉइंट जो दिखा वो ये दिखा कि ऑल पॉइंट्स प्रेजेंट इन वन लूप, प्रेजेंट इन वन लूप oscillate always in same phase, oscillate always in same phase। एक पॉइंट आपने ये देखा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये देखा कि देयर इज पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, देयर इज पोजीशन डिपेंडेंट
एम्पलीट्यूड। अब ऐसा क्यों हुआ नहीं हुआ पे विचार करेंगे। एक पॉइंट तो हमने ये कहा कि पूरा जो वो वायर है एक लूप में ऑसिलेट करता यदि दिख रहा है तो वायर के सारे मॉलिक्यूल एक साथ अप जाएंगे और एक साथ डाउन आएंगे, इसीलिए ये सेम फेज हो गए। और दूसरा मैंने ये बात की कि वायर का सेंट्रल पॉइंट जो दोनों फिक्स्ड एंड है उसके बीच में जहां आपने स्ट्राइक किया है वहां का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा दिख रहा है और बाकी जगहों का एम्पलीट्यूड उससे कुछ कम, और वो भी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। तो सर अब क्या क्या एनालाइज करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट 7 स्टार आइडिया, और उसके बाद 3 स्टार 5 स्टार आइडिया होगा कि इसमें एनर्जी एनालिसिस करेंगे। फिर ये सोचेंगे कि इसका नाम स्टैंडिंग वेव क्यों रखा गया। तो ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी इनफाइनाइट तक जाती थी और स्टैंडिंग वेव में वायर इनफाइनाइट लेंथ का है ही नहीं, आंखों के सामने में बाउंड्री है तो बाउंड्री से बाहर जानी नहीं है, तो बाउंड्री के बीच में ही रहेगा। स्टैंडिंग इसलिए इसको वेव कहते हैं कि बाउंड्री के बीच में एनर्जी हमेशा है, स्टैंडिंग वेव। एक लूप की एनर्जी जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो एवरेज वैल्यू उसका टाइम से इंडिपेंडेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा टोटल एनर्जी। तो हम कहेंगे कि लूप की एनर्जी लूप में ही बनी हुई, तो एनर्जी कहीं नहीं गई, इसलिए स्टैंडिंग। फिर आप कहोगे अभी कुछ मत कहो, पहले तो फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं और मुझे ये बताइए यदि आपको एक ही लूप दिख रहा है और ये वायर का एक खास मोमेंट का फोटोग्राफ, ये x0 और ये xl दोनों तरफ फिक्स्ड है ये, और फिक्स होने का मतलब था एक लूप, यहाँ 1 लूप कह दे रहे हैं, अभी दिख रहा है हमें बनता हुआ। तो सर ये ऊपर में वायर दिखा रहे हो और बाकी 2 लाइन डैश डैश दिखा रहे हो, अरे वायर एक है तो एक बार में तो एक ही जगह रहेगा ना, कहीं या तो ऊपर में या बीच में या नीचे कहीं। अब एक लूप यदि बन रहा है तो मुझे बताओ यहां से यहां तक का जो लेंथ दिख रहा है, इस लेंथ को आप क्या कहने वाले हो। एक तो हमने देखे ये नोड, एंटी नोड और नोड, तो इस लेंथ को मैंने मैथमेटिकली तो नहीं डिराइव किया, लेकिन मैं λ/2 कह रहा हूं, तो शायद आपको पसंद आ भी जाए। सर मैं क्यों पसंद करूं, अरे यार कुछ आइडिया जो बिना मैथमेटिक्स के दिख जाए तो उसमें रोने की बात कौन सी है। यहां से यहां तक देखो कितना आपको याद है लेमडा, यहां से यहां तक देखो कितना याद है λ/2, यहां से यहां तक देखो कितना याद है λ/4। तो इसके लिए मैथमेटिक्स भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी याद रखने का सीधा सा आइडिया है। एक लूप के लिए ये जो दोनों नोड के बीच का लेंथ है, यही लेंथ किसके बराबर आ गया, λ/2 के। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2l, f इक्वल्स टू क्या होगा v/λ, तो v/2l। और इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो f इक्वल्स टू आप देख रहे हैं v/2l, इसके लिए एक खास नाम दिया गया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और पता नहीं एक नाम से मन नहीं भरा लोगों का, इसको कहा गया फर्स्ट हार्मोनिक। बीच में ये और एक वर्ड डाल दिया, मतलब चाहे तो इसको फंडामेंटल कह लो और नहीं तो इसको फर्स्ट हार्मोनिक कह लो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। चलिए आपको लगेगा कि चलो काम तो कंप्लीट हो गया, तो मैं याद दिलाऊं ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू हुआ है। ऐसे केवल 30-40 नाम आएंगे, उनको याद करना। सर ये तो अत्याचार है, तो चलो 10-10 नाम याद कर लेते हैं। सर कुछ ज्यादा है, चलो 5-5 तो याद कर लो। सर नाम बताओ, अब ठीक है। एक काम करो, जो वायर आपने देखा था, कोई दीपक पे हाथ रख के शपथ तो लिया नहीं है कि गिटार का वायर है बीच में ही स्ट्राइक करूंगा। पता चला कहीं और स्ट्राइक कर दिया, कहीं और स्ट्राइक कर दिया, तो आप वहां एक ही लूप बनेगा इसके लिए श्योर नहीं हो सकते। तो दूसरी संभावनाओं पे हमने विचार किया
तो एक से ज्यादा लूप कितने होंगे? तो अब 2 हो सकते हैं, 1.5 लूप तो बनना मुश्किल है, तो 2 लूप बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये नोड, ये नोड, ये नोड। अब बताओ तो ये x0 से xl, इनके लिए क्या कहोगे? l किसके बराबर कह दोगे? क्या 2 λ/2 कह दूं या लैम्डा कह दूं? पसंद कर लोगे? सर मेरे तो पसंद आ ही नहीं रहा। आपको फिर से ले चलता हूं फ्लैशबैक में, और यहाँ चल के देख के बताओ तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या बोल देते थे? कुछ तो बोला करते हो लैम्डा। सर आप गलत करते हो यार, एक ट्रैवलिंग वेव को मिक्स कर दे रहे हो स्टैंडिंग वेव से। भाई याद रखना है आपको एग्जाम के प्रेशर में। तो मैं यहाँ कोई इक्वेशन का लफड़ा नहीं पालना चाहता। मैंने पहले से वेव देखा है, उसका जो लैम्डा का डायग्राम है उसी से मेरा काम चल रहा है, मैं काम चला रहा हूँ। सर मैथमेटिक्स से आप दूर भाग रहे हो, तो मैथमेटिक्स से दूर भागने का मेरा कोई खास इरादा नहीं है। मैथमेटिक्स भी बड़ी अच्छी तरह आप समझ लेंगे, लेकिन वो टाइम पास है, बाद में समझेंगे। मेन जो समझ में लाना है मुझे ये लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू एक बार गलती से आपके समझ में आ जाए तो आप फ्रीक्वेंसी जरूर बता दोगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है v बाई लैम्डा। तो कितना आ गया फ्रीक्वेंसी? v बाई एल। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वी बाई 12। तो सर 2 इंटू वी बाई 12 आपने क्यों लिखा? क्योंकि पिछले पेज पे जो फॉर्मूला है वो है 1 इंटू वी बाई 12। सर 1 तो नहीं दिख रहा है, अब देख लो 1 इंटू वी बाई 12 है, तो जो 2 लूप बना, तो 2 लूप में कितना हमने लिख दिया? 2 वी बाई 12। और 2 वी बाई 12 आ गया, तो 2 आने के बाद इसको हमने नाम दिया सेकेंड हार्मोनिक। 2 आने के बाद इसका नाम दिया सेकेंड हार्मोनिक। और 2 आने पर एक तो फंडामेंटल था ना, लेकिन यहां इसको एक और नाम दिया जा रहा है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इसका नाम है और सेकेंड हार्मोनिक इसका नाम है सेकेंड हार्मोनिक, या तो फर्स्ट ओवरटोन इसे कहेंगे। सर देखो ऐसा कंफ्यूजिंग क्यों नाम है? फर्स्ट और सेकेंड के बदले दोनों का फर्स्ट फर्स्ट रहता तो अच्छा लगता मुझे। आपके अच्छा लगने के लिए नहीं लिखा गया है, ये हिस्टोरिकली ऐसा हो गया, यही नाम है, आपको यही नाम याद रखना है। मतलब आपके नाम क्या है मेरे समझ में नहीं आएगा तो मैं नाम बदल थोड़े ना सकता हूँ, हमें वही याद रखना पड़ेगा। यदि नहीं याद होगा तो मुझे 2 बार या 3 बार या 4 बार उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और जब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये बच्चे से नहीं याद होगा, इसलिए एग्जामिनर यही पूछेगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताओ थर्ड हार्मोनिक का क्या होगा फ्रीक्वेंसी? भेरो तुक्का। फर्स्ट हार्मोनिक है 1v/12, सेकंड हार्मोनिक है 2v/12, तो तुक्का तो भेज दो यार, थर्ड हार्मोनिक क्या होगा? क्योंकि जिसने किसी ने नाम रखा होगा उसको खुद को भी इस बात का टेंशन होगा, अरे मुझे भी याद रखना है। तो क्या नाम रखा होगा? 3 लूप वाले का थर्ड हार्मोनिक, 4 लूप वाले का, 5 लूप वाले का, 6 लूप वाले का, और आप सर 25वां लूप पूछ लो वो भी मैं बता सकता हूँ, 25th हार्मोनिक। और इस पे नंबर मिल जाएंगे आपको। आपने जैसे ही फॉर्मूला कहा 25v/12, आपसे कहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक v/12 का वैल्यू है 100 हर्ट्ज। एक लूप में ऑसिलेट कर रहा, दिमाग में आ गया। तो 2 लूप में ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी? 200 हर्ट्ज। 3 लूप में ऑसिलेट करेगा तो 300 हर्ट्ज। 4 लूप में ऑसिलेट करेगा तो अब बताओ फिफ्थ हार्मोनिक का क्या होगा फ्रीक्वेंसी? 500 हर्ट्ज। आप सोच समझ के जवाब दो, सिक्स्थ हार्मोनिक में कितने लूप होंगे? सिक्स्थ हार्मोनिक में कितने लूप फोटोग्राफ में दिखेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक में कितने दिखे थे भाई? फर्स्ट हार्मोनिक में 1 दिखे थे, तो सिक्स्थ हार्मोनिक में 6 दिख रहे हैं। अब बताओ सिक्स्थ हार्मोनिक में कितने एंटी नोड होंगे, कितने नोड होंगे? एक लूप में कितने नोड थे? 2। और कितने एंटी नोड थे? 1। बीच वाला पॉइंट एंटी नोड कहते हैं। तो 6 एंटी नोड 6 लूप में, और 7, एक ज्यादा किनारा, तो 7 नोड। अच्छा चलो नहीं समझ में आया, 2 लूप में कितने नोड एंटी नोड, वही गिनती कर लो यार। देखो तो 2 लूप में कितने नोड एंटी नोड? तो 2 बीच वाला पॉइंट एंटी नोड और 3 नोड। तो 2 लूप में 3 नोड चाहिए होगा कम से कम, और 2 एंटी नोड। और इसकी खासियत क्या है? जो नोडल पॉइंट सोचते हैं वो शिफ्ट नहीं करते, वो फिक्स रहते हैं, टाइम के साथ बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि नोड पे जो एनर्जी था वो ट्रैवलिंग वेव में आगे जाना था, उसको ट्रैवलिंग वेव में आगे जाना था, तो नोड को आगे जाना था। लेकिन ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। तो जैसे 1 लूप में ऑसिलेशन था, किनारा हमेशा नोड था।
दो लूप में ऑसिलेशन है तो किनारा तो दो फिक्स्ड होगा ही, बीच में भी एक पॉइंट फिक्स होगा जिसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल अपने जगह को पकड़ के बैठा रहेगा। सर वहां किसी ने बांध दिया क्या ना, वो ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना रहेगा कि वो वैसा ही रहेगा, नहीं बनेगा। अब आपको क्या याद रखना है तो ध्यान से देखिए, ओनली ये ध्यान रखना है, ओनली, यहां ओनली इस काम में नहीं चलेगा, यहां दोनों बनते हैं। Even and odd, all harmonics are possible on a string, on a stressed string, a stressed string, a stressed string fixed at both ends, fixed at both ends। और फिर आप नीचे फॉर्मूला लिख दो, v/2l, 2v/2l, 3v/2l, 5v/2l, अरे कौन छूट गया यार, 4v/2l, सारे। और अलग से लिख लेना v का फॉर्मूला √t/μ या √t/πr²d। सर मैं नहीं देख पा रहा हूं, √t/μ √t/πr² इंटू डेंसिटी रो। ये v का फॉर्मूला आपने जो वायर पे देखा था, तो सोचो आप यदि वायर को टाइट करते हो, गिटार वाले वायर को टेंशन बढ़ाओगे तो उससे क्या बढ़ेगा, v बढ़ेगा, और v बढ़ने से क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। आप वायर का बदल के देख लो, टेंशन बढ़ाने पर गिटार या सितार के वायर का क्या बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी, तीखी होती जाती है आवाज। सर मैंने नहीं देखा गिटार, कोई बात नहीं, फिजिक्स का फॉर्मूला देख लो, उससे अंदाजा लग जाएगा कि हमने नहीं टेंशन देखा गिटार के वायर में, तो आपको फॉर्मूला बता रहा है। तो जब हम कभी आपसे पूछें पहले वाले का नाम बताओ फ्रीक्वेंसी v/2l, तो क्या कहोगे, पहला फर्स्ट हार्मोनिक। मैं कहूंगा दूसरा नाम बताओ, जैसे आपके अपने गांव वाले नाम अलग होते हैं, मामा गांव के नाम अलग होते हैं, इसके भी तो नाम है, इसका दूसरा नाम बताओ क्या है v/2l का। तो v/2l का एक तो है फर्स्ट हार्मोनिक और एक है फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब आप फंडामेंटल वाला नाम सोचना शुरू करोगे तो फंडामेंटल दूसरे वाले का हो जाएगा, ये 2v/2l का हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, 3v/2l का हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, 4v/2l का हो जाएगा थर्ड ओवरटोन, 5v/2l का हो जाएगा फोर्थ ओवरटोन, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जबकि हार्मोनिक की बात करेंगे तो बगल वाला नंबर 1v/2l फर्स्ट हार्मोनिक, 2v/2l सेकंड हार्मोनिक, 3v/2l थर्ड हार्मोनिक, 4v/2l फोर्थ हार्मोनिक, 5v/2l फिफ्थ हार्मोनिक। तो सर क्या ये नाम याद करना है, ये 7 स्टार वर्क है इस टॉपिक का, नाम याद रहे। सर कैसे नाम याद करते हैं, 100 बार लिखो, 100 बार बोलो, याद हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों के नाम पूछता रहता हूँ, हर एक 5 दिन 10 दिन पे भूल जाता हूँ, पूछता हूँ, तो रिवीजन मुझे नहीं मैं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। फिजिक्स के फॉर्मूले आप लोग मुझसे पूछ रहे रहते हो तो मैं रिवाइज करता रहता हूँ इस तरह से, तो रिवीजन मस्त है। तो आप नाम याद कर जाइए, एक काम तो हो गया स्टैंडिंग वेव का। आप में मेरा मन मान नहीं रहा वैसे कि याद हो गया, चलिए आराम से सोच के बताइए थर्ड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होगा, सब कोई बोलो। थर्ड हार्मोनिक 3v/2l, कितने नोड होंगे, 4, और कितने एंटी नोड होंगे। फोर्थ ओवरटोन का क्या होगा फॉर्मूला, फोर्थ ओवरटोन, तो एक आगे 5v/2l, कितने लूप 5, कितने एंटी नोड 5, कितने नोड 6। ये इस गिनती पे नंबर मिल जाते हैं, आपने गिनती बता दिया, नंबर आपको मिल गया। अब यहां कहानी के अगले पार्ट में देखते हैं ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनता ही नहीं है, स्टैंडिंग वेव ऑन
a stretched string fixed at one end and free at other. अब ये एक और लफड़ा है, एक और कहानी है जिसमें सोचो वायर स्ट्रेच भी हो और फ्री भी हो, ऐसे कैसे होगा? तो इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं बने देखे हम। यहां देखो, कई एक तरफ खंभा है, पोल है, और उस पे अप एंड डाउन स्लाइड करने के लिए वायर फ्री है। तो जो फिक्स्ड है वहां नोड बना, जो फ्री है एंटी नोड बना। नोड एंटी नोड अगल बगल रहते हैं। नोड दो यदि देखेंगे तो बीच में एक एंटी नोड जरूर होगा। तो पहले वाले में नोड एंटी नोड, दूसरे वाले में नोड एंटी नोड, नोड का एक पेयर और डाल दो, उसके अगले वाले में एंटी नोड नोड का दो पेयर डाल दो। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। पहला वाला जो पॉसिबिलिटी है वो पहले वाले पॉसिबिलिटी को देखो, वो ऐसा वेव बनेगा। दूसरे वाले में देखो वो ऐसा वेव बनेगा। तीसरे वाले में देखो ये ऐसा वेव बनता दिखेगा स्टैंडिंग। पहले वाले का फॉर्मूला देखो क्या लिखोगे आप, ये λ/4 जो है वो L लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो F का वैल्यू हो गया V/4L। इसका नाम फंडामेंटल। सर अगला 2V/4L गलत। अब देखो 3λ/4, एक लूप में 2λ/4 होता है, तो ये 3λ/4 L के बराबर हुआ। इसके लिए कहेंगे F 3V/4L फर्स्ट ऑर्डर टोन। अगले वाले का हो जाएगा 5V/4L सेकेंड ऑर्डर टोन। तो इनके नाम याद रखना वो थोड़ा सा कठिन काम होता है। ऐसे ही आगे तो नाम देखिए क्या रखा इनका। पहले वाले का फंडामेंटल, फंडामेंटल। दूसरे का फर्स्ट ऑर्डर टोन, फर्स्ट ऑर्डर टोन। तीसरे का सेकेंड ऑर्डर टोन। और इसी के और नाम भी रखे गए। इसी का एक नाम रखा गया फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरा नाम रखा गया थर्ड हार्मोनिक, और नाम रखा गया फिफ्थ हार्मोनिक। और स्टार मार्क देख करके याद रखते हैं ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। यहां इवन हार्मोनिक नहीं बनेगा। देखो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक नहीं बन रहा। सर ये λ/4 का आइडिया कहां से चुराया आपने? ये अच्छी बात है, एक बार आप उसे देख लें। मैं बैक पीछे वाले पेज पे आ जाऊंगा, घबराना मत। यहां से यहां तक देखो तो नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या देखा था आपने? लैम्डा। यहां से यहां तक क्या था? λ/2। यहां से यहां तक क्या था? λ/4। तो आप चेक करो ना पिछले वाले पेज पे जाके, पहले वाले लूप में क्या कहानी बनाई हम लोगों ने? पहले वाले लूप में हम लोगों ने कहानी बनाई नोड एंटी नोड के बीच λ/4। अगले कितने पेयर बन रहे हैं नोड एंटी नोड के? कितने ग्रुप हैं, कितने टुकड़े हैं? 3। नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड 2। चेक करो, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड, और नोड से एंटी नोड। दूसरे वाले में जाके देखो 3 टुकड़े हैं, तो 3λ/4। आपको मैं इसको और अच्छी तरह याद करवाने के लिए एक पेज पे और टाइम पास खेलता हूं, देखना ध्यान से। यदि आप ऐसे लूप बना लो और मुझे बताओ कि यहां से जब टुकड़े टुकड़े करोगे आप बीच से स्लाइस,
तो हर एक स्लाइस का लेंथ कितना देख रहे हो, हर एक स्लाइस का लेंथ कितना देख रहे हो, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। यहां से यहां तक देखो एक लूप लैम्डा बाय 2, चेक तो करो। तो आप एक लूप में 2 लैम्डा बाय 4 छुपा देखो ना, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो आप जब कह रहे थे ना कि यहाँ पर ऐसा चित्र बना, तो ऐसा चित्र बना तो ये नोड एंटी नोड खुद है, तो ये लैम्डा बाय 4। लेकिन यदि ऐसा चित्र बना होता ऐसा, तो यहाँ इसमें कितने नोड एंटी नोड का चक्कर दिख रहा है, तो एक यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, एक यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, एक यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। क्या ये 3 लैम्डा बाय 4 का आइडिया मिला या नहीं मिला? आप ऐसे ही 5 लैम्डा बाय 4 कर सकते हैं। तो आप यहाँ याद क्या रखें, उस पर वापस आइए। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, एक लाइन ये याद रखिए। और ऑड हार्मोनिक्स में इसका मतलब ये नहीं कि 1v/12, 3v/12 और 5v/12, यहाँ 4l वाला कहानी है। v/4l, 3v/4l, 5v/4l, 7v/4l, ये इसी नाम पे आपको नंबर मिलेगा। नाम आप जानते हैं, काम हो जाएगा। पहला फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। बताओ अगला कौन सा फ्रीक्वेंसी बनेगा? तो 300। उससे अगला कौन सा? 500, 500, 700, 900, चलते जाओ। बताओ 700 वाले का क्या नाम रखेंगे? तो सोचो ना, 100 वाला फंडामेंटल है, 300 सेकेंड फर्स्ट ऑफ टोन, फिर 500 सेकेंड ऑफ टोन, 700 थर्ड ऑफ टोन, या 700 को 7th हार्मोनिक कह सकते हो। 7v/12 7th हार्मोनिक हो जाएगा। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, जो ऑड नंबर बगल में रहे वो वाला हार्मोनिक। आपके इस कहानी तक आने के बाद आपका 7 स्टार काम कंप्लीट हो गया। आप ये नोट कर ले, चित्र नाम नोट कर ले और याद रखने की कोशिश करें। नाम याद रख लेना चित्र के साथ बता देता है कि आपका एक काम स्टैंडिंग वेव का बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि एक लूप के सारे पॉइंट आपने देखे, ये दोनों तरफ फिक्स लेके कहानी पका रहा हूं। एक लूप के सारे जो मॉलिक्यूल थे वो एक साथ किधर जाते थे? एक साथ नीचे या एक साथ ऊपर जाते थे? तो एक लूप के ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज, या इन फेज कह देते हैं तो भी काम चल जाता है। सोचो दो लूप कैसे बनता दिखता होगा वायर पे? क्या वायर के दो टुकड़े हो जाते होंगे? नहीं, एक टुकड़ा ऊपर से जब नीचे आने की सोचता होगा, दूसरा टुकड़ा नीचे से ऊपर, तभी हमेशा वो लूप बनते दिखेगा। और इसमें क्या कहेंगे? पॉइंट्स इन एडजेसेंट लूप। ऑलवेज ऑसिलेट्स इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज, इसको देखकर दिमाग में बैठा लेना है आराम से कि सोचो लूप दो तभी दिखेंगे जब एक वायर का आधा टुकड़ा नीचे की तरफ आए, दूसरा आधा ऊपर की तरफ जाए। यदि दोनों एक साथ ऊपर या नीचे जाएगा तब तो फिर वो एक ही लूप दिखेगा। और अब आप खुद बताइए कि अल्टरनेट लूप का क्या होने वाला है। यदि 3 लूप देखो और सोच के जवाब दो, अल्टरनेट लूप का क्या होगा? अल्टरनेट लूप, एक छोड़कर एक लूप। पॉइंट्स ऑफ अल्टरनेट लूप, alternate loops, points of alternate loops oscillates in same phase, always oscillate in same phase. Points of alternate loop always oscillates in same phase.
यहाँ पाथ लेंथ का और फेज डिफरेंस का गणित नहीं बनाएंगे हम, वो ट्रैवलिंग वेव में बनाते थे। स्टैंडिंग वेव में लूप के हिसाब से कहानी चलेगी, एक लूप का सारा वेव पार्टिकल सेम फेज, अगल बगल वाले लूप अपोजिट फेज, और एक छोड़कर एक लूप सेम फेज, एक छोड़कर एक लूप अल्टरनेट लूप सेम फेज। हाँ, ऐसे आप कुछ कर सकते हैं दिमाग में। इतना कहानी के बाद आपके मन में एक विचार अभी भी रह गया। फिर पिछला पेज दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं।